गुजरात में एक मरतबा फिर बीजेपी की हुकूमत, रियासत में फिर खिला कमल। 157 सीटों पर रुझानों में और नतीजों में आगे। 12 दिसंबर को नई हुकूमत की होगी हलफबरदारी। कांग्रेस 16 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने तस्लीम की शिकस्त। वजीर आला जयराम ठाकुर ने इस्तीफे का किया ऐलान। कहा, इंतखाबी नताइज का जल्द लिया जाएगा जायजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पार्लिमानी हलके से डिंपल यादव को फैसला कुन सबकत। रुझानों में करीबी उम्मीदवारों से काफी फर्क से हैं आगे। रामपुर में बीजेपी और खतौली असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में आरएलडी का कब्जा। और उड़ीसा के पद्मपुर असेंबली सीट पर बीजू जनता दल, बिहार के कड़नी में बीजेपी, राजस्थान के जीत चुके हैं और राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ के भाऊ प्रतापपुर सीट पर कांग्रेस को सबकत हासिल हो चुकी है। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले गुजरात असेंबली इंतखाबात की। आपको बता दें कि गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने तारीखी जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी ने रियासत की अपनी 2002 इंतखाबात में कामयाबी के रिकॉर्ड को भी आज तोड़ दिया है। बीजेपी तकरीबन 128 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि 28 सीटों पर आगे चल रही है। रियासत में मिल रही अक्सरियत के बाद बीजेपी हुकूमत साजी की तैयारी कर रही है। बीजेपी में जबरदस्त खुशी की लहर है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि बीजेपी के नए वजीर आला 12 दिसंबर को हलफ उठाएंगे। आज बीजेपी के रियासती सदर CR पाटिल ने ऐलान किया कि 12 तारीख को दोपहर 2 बजे नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। हलफबरदारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे और हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी उसमें शरीक होंगे। आप सबके माध्यम से मैं फिर से गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक एवं कार्यकर्ता उन सबका भी नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। आप सबकी शक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड करने का, आज भारतीय जनता पार्टी 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके गुजरात के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि इस तारीखी जीत के लिए गुजरात के अवाम को सलाम कर रहा हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और JP नड्डा की सदारत में मिली इस शानदार जीत पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल, रियासती सदर CR पाटिल और अनथक कोशिश करने वाले बीजेपी के कारकुनों को मुबारकबाद। वहीं कांग्रेस को रियासत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस रियासत में 12 सीटों में जीत हासिल की है और 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पहली मर्तबा रियासत में किस्मत आजमाई कर रही आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीतकर अपना खाता खोल लिया है। और गुजरात की वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि 2 दहाई से जारी गुजरात की तरक्की के इस सफ़र को बिला रुकावट जारी रखना है। यहाँ के लोगों ने एक मरतबा फिर बीजेपी पर फिर से पूरे एतमाद अपना इजहार किया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और इसी सिलसिले में तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे धीरज कुमार से। धीरज, ये कहा जा सकता है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है और आज फिर गुजरात उनके नाम हुआ है। कह सकते हैं कि कमल फिर से खिला है। इस जीत की खुशी में क्या आप इस वक्त देख रहे हैं? धीरज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? 27 साल से सत्ता पे काबिज है और 27 साल के बाद एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कामयाबी मिली है और हम कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ छठी बार सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ चुकी है। और जैसा कि रिपोर्ट में, पूरे दिन की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी को जो ये विजय मिली है, ये अपने आप में अप्रत्याशित विजय है। और पूरे गुजरात में, न केवल एक क्षेत्र की हम बात करें, पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय मिली है। चाहे वो कच्छ का इलाका हो, चाहे वो दक्षिण गुजरात का इलाका हो, चाहे वो मध्य गुजरात का इलाका हो, सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। और इस जीत का परचम जो लहरा है, इसके पीछे खुद प्रधानमंत्री को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जनता के बीच जो सरोकार से जो संवाद बनाया, उस सरोकार का असर हुआ और पूरे गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री की जो संकल्प रैली, विजय संकल्प रैली थी, उस विजय संकल्प रैली का हिस्सेदार बनी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने रैली में भी लोगों से संवाद किया, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो आदिवासी तबका हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो मछुआरों की बात हो। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ भी गए जनता की सरोकार की बात करी और जनता की सरोकार को जनता का मुद्दा बनाया और उन लोगों के सामने 27 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और कहा कि देखिए, हम आपके बीच प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं कि बीते 27 साल में आपने मुझे जब क्या आशीर्वाद दिया है, आपने यहाँ की जनता को यहाँ की जनता ने मुझे अगर सत्ता सौंपी है तो उनके लिए हमने क्या क्या काम किया है। उन्होंने कच्छ के बारे में बताया कि कैसे, देखिए, कच्छ में पानी की चुनौती थी, पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे काम किए। और देखिए, आज वहाँ के गांव में पानी है, वहाँ के घरों में पानी है, नल के जरिए लोगों तक पानी पहुँचाए गए और इसके अलावा खेतों में जो सिंचाई की सुविधा है उसको पहुँचाई गई। और सबसे अहम बात है, जबकि वो आदिवासी इलाके में जाते हैं तो आदिवासी इलाके के मुद्दे को उठाते हैं, आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, आदिवासी गौरव की बात करते हैं कि कैसे हमने आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। वन संपदा, वन के क्षेत्र में कैसे कृषि के पैदावार को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे अहम बात है कि उन्होंने साफ तौर पे गुजरात की जनता को कहा कि देखिए, भले हमने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, लेकिन आपके साथ हमारा जो संवाद है वो संवाद बरकरार है। चाहे कोरोना काल में हो कि कैसे हमने ये सोचा कि हमारे जो वनवासी हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, वो भूखा ना सोए, उनके घरों तक हमने खाना की व्यवस्था की और उनके केवल उनके घरों तक नहीं बल्कि जो पूरे देश की जनता के लिए हमने खाद्यान्न सुरक्षा पे काम किया और ये सुनिश्चित किया कि भले पूरी दुनिया में कोरोना का संकट हो, लेकिन हमारे देश का एक गरीब तबका जो है वो भूखा ना सोए। बिल्कुल धीरज, ये कहा जा सकता है कि पिछले रैली में जो स्थानीय जो मुद्दे थे, चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई का मसला हो, उन्होंने जोर देकर साफ तौर पे कहा कि देखिए कि कैसे जो गरीब का भी बच्चा डॉक्टर बने, गरीब का बच्चा इंजीनियर बने और गरीब के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके। इसके लिए हमने गुजराती भाषा में, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, उस पढ़ाई का हमने काम किया। उसके बाद जो मछुआरे, जो हमारे, जो देखिए गुजरात का जो इलाका है ये कोस्टल का इलाका है और कोस्टल इलाके में कैसे मछुआरे जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमने आपके लिए पोर्ट बनाया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पिछले 27 सालों से सड़क जो कनेक्टिविटी धीरज, पिछले 27 सालों से जो बीजेपी पर एक जो जनता का एतमाद था वो आज भी कायम है। जनता की सरोकार के मुद्दे को उठाकर उन्होंने इस चुनाव में जनता को संबोधित किया और जनता ने भी उनकी बात सुनी, जिसका ये परिणाम है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जो बिल्कुल पिछले 27 सालों से आज भी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो एतमाद था वो आज भी कायम है और आज भी आवाम चाहती है कि बीजेपी उनके साथ रहे। अगर हम यहाँ पर गुजरात मॉडल की बात करें या दीगर तरक्याती कामों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गुजरात मॉडल का एक खाका पेश किया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, तो ये जीत कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का भी एक नतीजा है आज की जीत। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो एक मॉडल उन्होंने पेश किया जी कि कैसे देखिए गुजरात में विकास का काम हुआ है, कि कैसे कैसे यहाँ की जो सड़कें बनी है, कैसे यहाँ के फ्लाईओवर का काम किया है
और सबसे अहम कि कैसे यहाँ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, कैसे डिजिटल इंडिया का यहाँ विकास हुआ है और कैसे गांव-गांव तक में जो सूचना क्रांति फैलाई गई है, डेटा के जरिए पूरे गांव के इलाकों को भी सुरक्षित बनाया गया है, वहाँ भी जो सुविधा पहुँचाई गई है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि कैसे हमने जो बिजली की जो सुविधा हो गांव-गांव तक पहुंचाई है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है जहां के सिंचाई के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था है और लोगों के पीने के लिए और लोगों के मतलब बिजली जलाने के लिए अलग से बिजली की सुविधा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो विकास का जो कार्य किया है, गुजरात की सरकार ने जो जनता के बीच में जो रिपोर्ट कार्ड रखा है और विकास का एक मॉडल भी जो रखा है, उस विकास के मॉडल के आधार पर एक बार जनता ने बिल्कुल धीरज ये कह सकते हैं जो गुजरात मॉडल था वो आज निकलकर सामने आया है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि बीजेपी पर जो उसका एतमाद है वो बना रहेगा और आज की ये तारीखी जीत बीजेपी को और ये बल्कि कह सकते हैं जो उसका कमल का रंग है वो मजीद निखर कर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने वजीर आजम के सबका साथ सबका विकास के उसूल की सताइश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। हमारे वजीर आजम सबका साथ सबका विकास के उसूल पर काम करते हैं। अपोजिशन को वजीर आजम की मुस्बत पॉलिसियों को कबूल करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। विकास की राजनीति में उनका विश्वास है और मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष को भी अब उनकी सकारात्मक नीतियों को लोहा मान लेना चाहिए। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी से गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर बातचीत की हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने। हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं गुजरात के चुनाव परिणामों पर बात करने के लिए। मैम, बड़ी कामयाबी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है जी। गुजरात में जो पार्टी ने सिस्टम खड़ा किया है और जिस प्रकार से काम किया है और जनता की आवाज़ ही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नतीजे आप सबके सामने हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी क्या? जिस तरीके से उनको वो लोग काम तो कर ही रहे हैं मगर हिमाचल के नतीजे कुछ और कह रहे हैं। देखिए जनता क्या चाहती है। देखिए मैम, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जिनका साफ तौर पर यह कहना है गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है यह कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और जामनगर शुमाल से बीजेपी के उम्मीदवार रिबाबा जडेजा ने अपने शौहर और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के साथ जामनगर में रोड शो किया। इलेक्शन कमीशन के सरकारी रुझानात के मुताबिक वो आप उम्मीदवार कृष्ण भाई करमोर पर 50,456 वोटों के फर्क से आगे चल रही हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। इस सिलसिले में मजीद तफसीली मालूमात के लिए बात करते हैं नुमाइंदे अपने राजेश राज से। राजेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिल गया है और खूबसूरत रंग के साथ खिल गया है। एक तारीखी जीत है, गुजरात एक बार फिर बीजेपी के नाम हो गया है। से पश्चिम बंगाल में 34 साल तक सीपीएम ने वहां पर सत्ता पर राज किया, उसी तरह से गुजरात में जो 27 साल का उनका जो शासनकाल है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये जीत मिली है वह जीत अब सीपीएम के जीत तक पहुंचने की कोशिशों में लगी हुई है। तो यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सीपीएम का राज रहा और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक वहां पर सत्ता शासन चलाने का काम किया, जो एक कीर्तिमान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीपीएम के कीर्तिमान को अगर कोई तोड़ पाएगा तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तोड़ पाएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गुजरात में जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है उसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और कहीं ना कहीं जो सुशासन की वजह से जीत मिली उसके जश्न का आलम यह है
कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली मुख्यालय है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आएंगे और एक जोरदार अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। कार्यकर्ता सुबह से ही जोशो खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार इस्तकबाल किए जाने की संभावना जो है जताई जा रही है। बीजेपी मुख्यालय का जो अगला हिस्सा है, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर पीएम के अराइवल की यह दिशा है। अगले हिस्से में सभा रखी गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे, एक बैठक भी करेंगे और उसके बाद अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, यानी गुजरात का जश्न मनाया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि गुजरात ने रेवड़ी की बात करें, खुशामद की बात करें, या फिर ये कह सकते हैं जो खोखले वादे दीगर जो जमातें हैं वो करती आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने अपना जो मैनिफेस्टो दिया था उस पर काम किया है, गुजरात मॉडल पे काम किया है और दीगर तरक्याती जो काम थे उन पर अपना काम किया है। और आज जो बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है गुजरात में, कहीं ना कहीं उसका जो मैनिफेस्टो है उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। राजेश, एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आज एक तारीखी जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उसमें जो उसका मैनिफेस्टो था उसने इसमें काम किया है, क्योंकि उसमें तरक्याती जो काम थे या फिर गुजरात मॉडल का जो जिक्र किया था या फिर लेडीज़ के लिए जो काम था या फिर एजुकेशन के लिए जो काम था, वो कहीं ना कहीं आज अवाम ने बता दिया है कि हम बीजेपी पर यकीन रखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक विकास का जो रोड मैप खींचा वह कहीं न कहीं आम लोगों के ज़हन को छूता नजर आया। आप देखेंगे कि 1 से 2 बार सत्ता में रहने के बाद कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का दंश जो है वो झेलना पड़ता है, लेकिन गुजरात में इतने लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक जीत जो है वो जीत का परचम लहराती चली गई। और इस सिर्फ गुजरात के चुनाव की बात हम न करें, देश के अन्य हिस्सों में कई जगह उपचुनाव भी हुए हैं। उन उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे गए हैं। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी जो सीट थी रामपुर, वह कभी अवैध किला माना जाता था, दुर्ग माना जाता था, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। बिहार में कुढ़नी एक विधानसभा क्षेत्र है जिस पर आरजेडी का कब्जा था। आरजेडी के अनिल सहनी जो राज्यसभा के सांसद थे पहले, उनकी सदस्यता चली गई और उसके बाद उसकी मेंबरी जाने के बाद जो है विधानसभा का उपचुनाव हुआ। वह सीट जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी से मांग ली और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता ने वहां पर पराजित कर दिया। अब जबकि वहां महागठबंधन है, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। ऐसे में बीजेपी को जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में जो कामयाबी मिली है वह बीजेपी की बड़ी जीत कही जा सकती है। इससे पहले भी गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हुए थे। गोपालगंज में बीजेपी जीती थी, आरजेडी को मोकामा में जीत मिली थी। इसी तरह रामपुर की बात करें या कुढ़नी मुजफ्फरपुर की बात करें, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने विरोधियों से सीटें छीनने में कामयाब हो रही है, यह एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। अमूमन ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे जाते हैं, लेकिन बिहार का जो चुनाव है वहां पर आप देखेंगे कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष जनता दल यूनाइटेड की सीट जो है उसको छीन लेने का काम किया है। तो यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल राजेश एक बड़ी जीत है। बेशक बीजेपी की आज न्याय के साथ शासन करने की बात करती है और यह कहीं न कहीं उस कामयाबी की एक बहुत बड़ी जड़ है। राजेश, एक सवाल और, कहीं ना कहीं आज ये कह सकते हैं कि गुजरात में या फिर दीगर पार्टियों की बात छोड़ दें हम, अगर हम यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को आज अपना मंथन करने की, अपना तज्जिया करने की सख्त ज़रूरत पेश आ रही है।
देखिए, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं करोड़ मरोड़ की स्थिति थी इस चुनाव में, और जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस ने कायदे से परफॉर्म नहीं किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लगभग 90 के आसपास उन्होंने सीटें जीती थी, लेकिन तब अहमद पटेल जो थे वो एक बड़े रणनीतिकार कांग्रेस के पास थे। अहमद पटेल जो हैं दिवंगत हो गए, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता हाथ लगी है, वह कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर सकता है। इसके बावजूद पार्टी के भीतर जिस तरीके से गुटबाजी है कांग्रेस में, उस गुटबाजी से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में भी आनंद शर्मा का गुट अलग है, वीरभद्र सिंह का गुट अलग है, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने उनको थोड़ा संतोष करने का मौका जरूर दिया। राजेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस को इस वक्त एक सोच की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने बारे में वो सोचे और दीगर तरक्याती कामों की जानिब भी वो ध्यान दे। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आज वाकई एक तारीखी जीत एक बार फिर से दर्ज कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात कांग्रेस अक्सरियत के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस रियासत में 38 सीटें इस वक्त जीत चुकी है, जबकि 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 18 सीटें जीत चुकी है और 9 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी ने रियासती असेंबली इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। वजीर आला जयराम ठाकुर ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। याद रहे कि हिमाचल प्रदेश में एक मरहले में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी जोर ढंग से रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पुरमसरत ये खबर है। उनके सदर बनने के बाद किसी रियासत में पार्टी की पहली जीत है। खड़गे ने इसके लिए हिमाचल के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुशाहिद हिमाचल जा रहे हैं और वो तय करेंगे कि गवर्नर से कब मुलाकात करनी है। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है। हिमाचल प्रदेश के इंतखाबी रुझानात में कांग्रेस को बढ़तरी हासिल करने पर कांग्रेस सदर प्रतिभा सिंह ने कहा कि अवाम ने उन वादों पर अपनी मोहर सख्त कर दी है जो हमने अवाम से किए थे। मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की रामपुर असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली है। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आसिम रजा को बड़े फर्क से शिकस्त दी है। आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आसिम रजा को 34,112 वोटों से हरा दिया है।
उत्तर प्रदेश में एक पार्लिमानी सीट मैनपुरी में हुए ज़िमनी इंतखाबात में डिम्पल यादव ने जीत हासिल की है। ये सीट आंजहानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वहीं असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में रामपुर सीट पर बीजेपी और खतौली असेंबली ज़िमनी इंतखाब में आरएलडी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं बीजू जनता दल उड़ीसा की पद्मपुर असेंबली सीट पर तो बीजेपी ने बिहार के कोढ़नी सीट अपने नाम की है। राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।